दोस्तों नमस्कार। इस सत्र में पुनः आपका स्वागत है। और पंजाब भाग 2 में हम पढ़ेंगे रणजीत सिंह की उपलब्धियां। और इसके पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। मैं चर्चा कर रहा था कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम सिख गुरु हुए। ठीक है, मुग़लों से संघर्ष चल ही रहा था। गुरु गोविंद सिंह के बाद उन्हीं के शिष्य बंदा बहादुर ने मुग़लों का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर ने 1708 से 1716 तक बंदा बहादुर की हत्या 19 जनवरी 1716 को फर्रुख सियर द्वारा करवा दी गई। और फिर इसके बाद मुग़लों को घोर यातनाएं दी मुग़लों ने सिखों को। लेकिन सिखों की जो सैनिक शक्ति है, खालसा पंथ की सैनिक शक्ति है, उसका दमन करना मुग़लों के लिए संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो खुद ही कमज़ोर होते जा रहे थे। ठीक है, फिर बाद में 1748 में एक मंच मिला सिखों को दल खालसा के रूप में। और दल खालसा की स्थापना 1748 में की थी फैजुल्लापुर निवासी कपूर सिंह ने, जिसमें बुढ़ा दल तरुण दल शामिल थे, मैंने चर्चा की। और दल खालसा के नेतृत्व में संगठित होकर सिखों ने पंजाब का जमकर विस्तार शुरू किया। क्यों सफल रहे? मैंने बताया 1773 तक पंजाब की जो सीमाएं हो गई थी, यूपी के सहारनपुर तक पहुंच गई थी, पूर्व में, पश्चिम में अटक तक, है ना, दक्षिण में मुल्तान तक, उत्तर में पहाड़ी भाग तक। ये क्यों इतना विस्तार कर पाए? क्योंकि उधर देखिए पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठे हार गए। इसके अलावा मुग़ल भी लगातार कमज़ोर हुए, किसी बाहरी शक्ति का खतरा नहीं। खूब विस्तार किया, विस्तार कर लिया, सफलताएं अर्जित की। लेकिन जब बाहर वाले खतरा नहीं होता तो आपसी ईर्ष्या द्वेष, है ना, महत्वाकांक्षाएं, ये सब बढ़ने शुरू हो गए। और परिणाम क्या हुआ कि 1773 में दल खालसा के प्रमुख थे प्रमुख कौन थे के प्रमुख जस्सा सिंह आहलूवालिया। जस्सा सिंह आहलूवालिया, ठीक है, आहलूवालिया। और उसी वर्ष जब दल खालसा 12 मिसलों में विभाजित हो गया, 12 मिसलों में विभाजित। कौन? ये दल खालसा। मिसल माने टुकड़ा। पंजाब के 12 टुकड़े हो गए। पहले तो एक छत्र पूरे पंजाब पर दल खालसा का प्रभाव, और दल खालसा से जुड़े सरदारों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, विद्वेष बढ़ा, ईर्ष्या बढ़ी। परिणाम, जो दल खालसा था उसके टुकड़े कितने हो गए? दल खालसा के टुकड़े हो गए 12, यानी पंजाब के 12 टुकड़े। और ये मिसलें, इन मिसलों के सरदार, पंजाब के 12 अलग अलग हिस्सों में जो मिसलें कायम थी, अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक दूसरे से संघर्षरत हो गए, एक दूसरे के खिलाफ। ऐसा लगने लगा कि आपस में ही लड़कर सिख अपनी शक्ति को खो देंगे। लेकिन ये उस दौर में पंजाब का सौभाग्य था कि इन्हीं 12 मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल, मैं आपको यहाँ बता दूँ, इन 12 मिसलों में से 5 मिसलें ताकतवर मानी जाती थी। एक थी आपकी सुकर चकिया मिसल, भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, है ना, आहलूवालिया मिसल, नक्कई मिसल, है ना। भंगी मिसल, सुकर चकिया मिसल, नक्कई मिसल, कन्हैया मिसल, आहलूवालिया मिसल, 5 मिसलें योग्य मानी जाती थी। ठीक है ना। अब इनमें 5 मिसलों में भी सबसे ज़्यादा ताकतवर थी भंगी मिसल, जिसके अधिकार में अमृतसर था। ठीक है, जिसके अधिकार क्षेत्र में। लेकिन जब ये मिसलें आपस में लड़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि सिख आपस में लड़कर अपनी शक्ति खो देंगे, तो इन्हीं मिसलों में से एक थी सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल, जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे महासिंह।
कौन? महासिंह। और इन्हीं महासिंह के पुत्र थे कौन? रणजीत सिंह। जो 1792 में महासिंह की मृत्यु के बाद मात्र 12 साल की आयु में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। उन्होंने अपनी सूझबूझ और अपनी प्रतिभा के बल पर पंजाब को एक सूत्र में पिरोया, एक सुदृढ़ राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। कैसे? ये अब हम देखते हैं। सुकरचकिया मिसल की बागडोर 1792 में संभाली। इसके बाद पहली जो उनकी उपलब्धि थी वो थी लाहौर विजय 1799 में। कौन सी? लाहौर विजय। पहली विजय है 1799 में, लाहौर विजय। बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। आप जानते हैं, मराठा पढ़ते समय बता चुका हूं कि अहमद शाह, आधुनिक अफगानिस्तान राज्य के संस्थापक अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के समय से ही अफगानों का पंजाब पर प्रभाव रहा था। अब्दाली की मृत्यु के बाद उसका पोता जमान शाह, कौन? जमान शाह अफगान शासक बना था, काबुल की गद्दी पर बैठा था। जमान शाह भी पंजाब पर अपना अधिकार मानता था, इसलिए जमान शाह ने 1796-97 में 1796-97 में पंजाब पर आक्रमण किया। तो रणजीत सिंह ने जमान शाह के विरुद्ध हमले शुरू किए, उसकी सेना को क्षति भी पहुंचाई। लेकिन अफगानिस्तान की आंतरिक राजनीतिक गड़बड़ी या स्थिरता के चलते ये पंजाब अभियान अधूरा छोड़कर जल्दबाजी में जमान शाह को वापस काबुल लौटना पड़ा। और जल्दबाजी में वापस जाते समय चिनाव नदी में जमान शाह की 12 तोपें गिर गईं। तो जमान शाह के वापस जाने के बाद रणजीत सिंह ने वो तोपें सुरक्षित निकलवा करके जमान शाह के पास भिजवा दी। जमान शाह इतना खुश हुआ कि प्रसन्न होकर उसी अफगान शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। साथ ही रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। कहा, आप लाहौर जीत लो, हम इंटरफियर नहीं करेंगे। इत्मीनान से 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर जीत लिया। और फिर 1805 ईस्वी में जब सबसे ताकतवर समझी जाने वाली भंगी मिसल को हराकर अमृतसर जीत लिया तो रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ़ गई कि अब उन्होंने सतलज पार के प्रदेशों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ये मित्रों ऐसे समझ लीजिए, ये आपकी मान लीजिए ये सतलज नदी है, ठीक है, और सतलज के पश्चिम में लाहौर अमृतसर है, इधर ये आपका दिल्ली है। और छोटे छोटे राज्य हैं सतलज पार, कैथल, नाभा, जींद, पटियाली, ये सतलज पार के छोटे छोटे प्रदेश हैं, ठीक है। और दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में है, मुगल सत्ता लाल किले तक सीमित हो चुकी है, ठीक है। तो अब रणजीत सिंह सतलज पार के प्रदेशों पर आक्रमण की योजना बनाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे राज्य हैं कैथल, नाभा, जींद, पटियाली, तो जैसे ही अमृतसर जीतते हैं उसके बाद ही इन राज्यों ने रणजीत सिंह के से भयभीत होकर उन्हें बहुमूल्य उपहार भेजे। कैथल, नाभा, जींद, पटियाली के शासकों ने, टीजीटी में पूछा गया, इन्होंने बहुमूल्य उपहार भेजे, है ना। यूपी में है, कहीं और की परीक्षा में पूछा जरूर गया, मुझसे छात्र क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो मुझे याद रहता है। तो कैथल, नाभा, जींद, पटियाली के छोटे छोटे राजाओं और राज्यों के राजाओं ने रणजीत सिंह को बहुमूल्य उपहार भेजे और साथ ही रणजीत सिंह से भयभीत भी थे, भयभीत होकर अंग्रेजों से सहायता भी मांगी और अंग्रेज भी टेंशन में थे रणजीत सिंह की सफलता से। यदि रणजीत सिंह सतलज पार आक्रमण करते तो अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र दिल्ली को भी खतरा उत्पन्न हो जाता। और मित्रों,
ये भी अंग्रेज जानते थे कि होलकर मुकुंदरा घाटी के युद्ध में हारने के बाद भागकर पंजाब आया था और रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी, लेकिन रणजीत सिंह ने पंजाब की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए उसे सहायता नहीं दी। एक्चुअली में कई लोग आरोप लगाते हैं कि रणजीत सिंह को सहायता देना चाहिए, ऐसा गलत किया उन्होंने। रणजीत सिंह ने अंतिम गुरमत्ता पारित कराया था, जो मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ये बंदा बहादुर के समय से जो गुरमत्ता प्रथा शुरू हुई थी, सभी समुदायों ने मिलकर निर्णय लिया था कि नहीं, हम होलकर को हेल्प नहीं करेंगे, सहायता नहीं देंगे। ठीक है, आरोप लगाना रणजीत सिंह पर गलत है, वो महान राजा थे पंजाब के। तो होलकर को भले सहायता रणजीत सिंह ने नहीं दी, लेकिन संभावना तो बनी हुई थी ना। अभी मराठों को पूरी तरह हरा नहीं पाए थे अंग्रेज। यदि सिख और मराठे आपस में मिल जाते, एक दूसरे की हेल्प कर देते, तो अंग्रेजों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती। इसलिए आप देखें, अंग्रेज सतलज के पश्चिम में रणजीत सिंह को सीमित रखना चाहते थे। ठीक है ना, सतलज के पश्चिम में ही सीमित रखना चाहते थे, और इसीलिए रणजीत सिंह से संधि की बातचीत चलाई। उस समय गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने बातचीत चलाई। रणजीत सिंह ने कहा ठीक है, हमारे आपके बीच समझौता हो सकता है, मेरी 2 शर्तें अंग्रेजों से कहा मान लो। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के सामने पहली शर्त रखी, कहा रणजीत सिंह ने, यदि मैं अफगानिस्तान पर आक्रमण करूं तो अंग्रेज मेरा साथ देंगे। दूसरी शर्त, पंजाब के मालवा क्षेत्र पर, जो सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण है, एमपी वाला मालवा नहीं, पंजाब के मालवा क्षेत्र पर अंग्रेज मेरा अधिकार स्वीकार करेंगे। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह की ये दोनों शर्तें नहीं मानी, वार्ता टूट गई, संधि नहीं हो पाई और रणजीत सिंह ने मालवा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। तब जाकर के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने डेविड ऑक्टरलोनी, रणजीत सिंह पर दबाव डालने के उद्देश्य से डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में सेना भेज दी रणजीत सिंह के खिलाफ। किसके नेतृत्व में? डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में सेना भेज दी, और साथ में भेजा चार्ल्स मेटकाफ को। और चार्ल्स मेटकाफ से कहा कि ऐसा है, कोई सैन्य कार्रवाई से बचना है, रणजीत सिंह के खिलाफ अभी हम मराठों से उलझे हुए हैं, है ना, दबाव बनाकर संधि करने के लिए विवश करिए आप, है ना, संधि करना है, बस सतलज के पश्चिम में सीमित रखना है ना। अंततः रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच 25 अप्रैल 1809 को हो गई अमृतसर की, ये अमृतसर में हुई थी मित्रों, अमृतसर, ता लगा लीजिए, अमृतसर की संधि। ठीक है, संधि स्थान के नाम पर अमृतसर की संधि हो गई। किसके बीच? मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। कई इतिहासकार लिखेंगे रणजीत सिंह ने भयभीत होकर अंग्रेजों से संधि कर ली, दबाव में आकर संधि कर ली। अरे भाई, यदि रणजीत सिंह अनावश्यक संघर्ष में उलझे बिना पंजाब को खुशहाल बनाना चाहते तो क्या बुरा चाहते थे? उन्होंने पंजाब की खुशहाली को ध्यान में रख के अनावश्यक संघर्ष में उलझना उचित नहीं समझा, और इस संधि के तहत रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा मान ली गई। क्या? सतलज नदी। यानी अब रणजीत सिंह सतलज पार के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। सिस सतलज, सिस सतलज रणजीत सिंह का अधिकार, यानी सतलज के पश्चिम में ट्रांस सतलज, सतलज के पार अंग्रेजों का अधिकार। रणजीत सिंह जब तक जीवित रहे आजीवन इस संधि का पालन किया, और जब भी सतलज नदी पार करेगी सिख सेना, तभी अमृतसर की संधि का उल्लंघन होगा, तभी अंग्रेजों से युद्ध होगा। देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। ठीक है, फिर रणजीत सिंह ने अपना सतलज के पश्चिम उत्तर पश्चिम में विस्तार शुरू किया। देखिए 1810 में नौ में आक्रमण किया, 1810 में कांगड़ा को जीत लिया। कांगड़ा के महान राजा थे संसार चंद, जो महान कला प्रेमी थे। संसार चंद जिनकी प्रेमिका थी बनी ठनी, जिनके खूब चित्र पॉपुलर हुए, और उन्हीं कांगड़ा के राजा संसार चंद
के दरबारी चित्रकार थे निहाल चंद, और निहाल चंद ने संसार चंद की प्रेमिका बनी ठनी के रूप सौंदर्य को अपने चित्रों में उभारा है, ढेरों बनी ठनी के चित्र बनाए। ठीक है, वही कांगड़ा के राजा संसार चंद के समय कांगड़ा पर अधिकार किया रणजीत सिंह ने। फिर 1813 में अटक का किला जीत लिया और 1813 में ही अफगान शासक शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? मैंने बताया था अब्दाली के बाद जमान शाह अफगान शासक, जमान शाह के बाद शाह शुजा अफगानिस्तान का शासक बना, लेकिन शाह शुजा के भाई शाह मोहम्मद ने शाह शुजा को पराजित कर काबुल की गद्दी छीन ली। शाह शुजा कोहिनूर हीरा लेकर पंजाब की ओर आया और सोचा कि इसको ये कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को देंगे और बदले में काबुल की गद्दी प्राप्त करने में रणजीत सिंह से सैन्य सहायता लेंगे। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा ले लिया लेकिन सैन्य सहायता नहीं दी। कहा ये तो भारत की अमानत है, भारत आ गई, लेन देन का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। ठीक है, और फिर इसके बाद 1818 में मुल्तान जीता, 1819 में कश्मीर जीता, 1824 से ही पेशावर पर अटैक शुरू कर दिया था। जो रणजीत सिंह के सेनापति थे हरि सिंह नलुआ के नेतृत्व में सिख सेना ने पेशावर पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। इसी दौरान 1831 में रोपड़ में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रणजीत सिंह से मुलाकात की, है ना, और मित्रता की संधि दोहराई कि हम लोग मित्र बने रहेंगे। फिर 1834 में हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में सिख सेना ने पेशावर पर अधिकार कर लिया, यानी रणजीत सिंह का पेशावर पर भी अधिकार हो गया। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। विक्टर जाकमा ने, ये पीछे से पूछा गया है, किसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। ठीक है, और इधर रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा व्यवस्था इनकी देख लें, कुछ तथ्य हैं पूछे जा सकते हैं। रणजीत सिंह की जो सरकार थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसे कहा जाता था सरकार ए खालसा जी। क्या कहा जाता था? सरकार ए, सुन लीजिए बस अच्छे से, खालसा जी। रणजीत सिंह ने धार्मिक भेदभाव के परे, है ना, सिखों के साथ साथ अन्य हिंदुओं, मुसलमानों और यूरोपियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। यूरोपियों को देखिए, इटालियन अधिकारी था वंतुरा, जिसे डेरा जात का गवर्नर बनाया था। फ्रांसीसी अधिकारी था एवी टेबल, पेशावर का गवर्नर बनाया था। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। धार्मिक पक्षपात बिल्कुल नहीं है प्रशासन में। इनके जो विदेश मंत्री थे वो मुसलमान थे, फ़कीर अजीजुद्दीन, और दीवान यानी वित्त मंत्री हिंदू थे, दीनानाथ, है ना। रक्षा मंत्री के पद पर कार्य किया दीवान चंद्र मिश्र, हरि सिंह नलवा आदि ने, मोकम चंद छींबा ने। रणजीत सिंह ने पंजाब को 4 प्रांतों में बांटा था, है ना, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में धार्मिक राजधानी लाहौर थी, राजनीतिक राजधानी अमृतसर थी। उनकी आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। 33% से 40% तक भू राजस्व लेते थे। ठीक है, रणजीत सिंह की जो व्यवस्था थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यूरोपीय ढंग से सुसज्जित उनकी फौज, है ना, यूरोपीय ढंग से सुसज्जित उनकी फौज रणजीत सिंह की, जिसके 2 भाग थे। एक फौज खास, ये नियमित यानी स्थायी सेना थी, और दूसरी थी फौज बेकवायद, फौज ए
बेकवायद, ये अस्थाई सेना थी। इसमें केवल घुड़सवार शामिल थे। मुख्य रूप से कौन शामिल थे? घुड़सवार सैनिक। इसमें फौज खास या इसी को फौज ए आइन भी कह दिया जाता है, फौज आइन या फौज खास। इसमें घुड़सवार थे, पैदल थे, तोपखाना। घुड़सवार प्लस पैदल और प्लस तोपखाना सब शामिल थे, मुख्य ये थी। और यहाँ आप देखें फौज खास या फौज आइन, ये मुख्य सेना थी। किसने रणजीत सिंह की फौज को संसार की सर्वश्रेष्ठ फौज बताया था? ऑकलैंड ने। अंग्रेज ऑकलैंड ने रणजीत सिंह की फौज को सर्वश्रेष्ठ फौज बताया था, संसार की सर्वश्रेष्ठ फौज। मैं यहाँ बता दूं, रणजीत सिंह ने घुड़सवार सेना की प्रशिक्षण के लिए एक फ्रांसीसी अधिकारी अलार्ड, घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण के लिए किसे? फ्रांसीसी अधिकारी अलार्ड को नियुक्त किया। पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए इटालियन अधिकारी वंतुरा को नियुक्त किया था। और तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए जर्मन अधिकारी कोर्ट और गार्डनर नियुक्त किए थे। कोर्ट और गार्डनर, है ना। ये था फ्रेंच और ये था कौन? इटालियन, और ये था जर्मन, ये थे। लेकिन युद्ध भूमि में तोप का संचालन अक्सर इलाही बख्श करते थे, उन पर भरोसा ज़्यादा था। इन्होंने प्रशिक्षण किया था, मॉडर्नाइज किया था तोपखाने को, कोर्ट और गार्डनर ने। ठीक है। रणजीत सिंह के जो सैनिक हैं उनकी जो वर्दी थी, लाल कमीज, नीला पायजामा, चमड़े की टोपियाँ और नियमित मंथली वेतन वो देते थे। ठीक है। और तरह तरह की उन्होंने तोपें भी निर्मित कराई थी। ठीक। तो मित्रों, ये थी रणजीत सिंह की उपलब्धियां। इसके बाद हम बात करेंगे रणजीत सिंह के बाद पंजाब की स्थिति। इस लेक्चर के उपरांत रणजीत सिंह के बाद पंजाब की स्थिति, यानी आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेज सिख युद्ध, अगला जो हमारा लेक्चर होगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज आपका साथ यहीं तक, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।